नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के युवाओं के लिए निरंतर नए रोजगारों का सृजन सदैव ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आज के रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में 51,000 से अधिक युवा अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर विभिन्न पुलिस बलों में शीघ्र ही कार्यरत रहेंगे। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला का ये 8वां अंक लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपने देशवासियों से 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि भी बताया गया, आपके द्वारा बटन दबाते ही 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और आज की नियुक्तियां अधिकतर पुलिस बलों में की जा रही है। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि जहां बड़ी भारी संख्या में सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई गई, वहां साथ ही साथ आपने देशवासियों में ये जागरूकता भी पैदा की कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं। आपने स्टार्टअप की मुहिम को बल दिया। देखते ही देखते 350-400 से बढ़ करके स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख तक पहुंचने लगी। आपने अंतरिक्ष के सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। देखते ही देखते स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 4 से बढ़कर के 150 तक पहुंच गई और भारत का चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। आपने बेरोजगारों के लिए मुद्रा योजना जैसे प्रावधान लाए ताकि नौजवान सरल लोन लेकर के अपना काम धंधा स्वयं शुरू कर सके। आपने वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई। इस प्रकार से अनेकों प्रावधान आपके द्वारा लाए गए। लेकिन इस सब के अतिरिक्त यदि हम सरकारी नौकरियों की ही बात करें तो कभी कभी ये सवाल किया जाता है कि पहले और अब में क्या अंतर है। यदि हम आंकड़ों की तरफ नजर दौड़ाएं और यूपीए के कार्यकाल के पहले 9 वर्ष अर्थात 2004 से लेकर के 2013 की तुलना आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के पहले 9 वर्ष अर्थात 2014 से 2023 तक की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। यूपीए कार्यकाल में पहले 9 वर्षों में कुल मिलाकर के जहां 6 लाख नौकरियां दी गई, वहां आपके कार्यकाल में 9 वर्षों में 9 लाख, लगभग 60-70% वृद्धि। भारत सरकार में 3 प्रमुख रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी। यदि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो यूपीए के 9 साल के कार्यकाल में केवल 2 लाख नियुक्तियां की गई थी। आपके नेतृत्व में 9 साल में दुगने से अधिक 4,691। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो यूपीए ने 2004 से 2013 तक 3,47,291 नियुक्तियां हुई, जबकि आपके नेतृत्व में 2014 से 2023 तक 4,30,594। यूपीएससी के माध्यम से अगर देखा जाए तो यूपीए के कार्यकाल में 45,431 नियुक्तियां, जबकि आपके नेतृत्व में 9 वर्षों में 50,906। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब ये सरकार आई तो सरकारी नौकरियों में प्रमोशंस का क्रम, पदोन्नति का क्रम
लगभग रुक गया था या बहुत धीमा पड़ गया था, आपने उसको भी गति दी, आपने उसको स्ट्रीमलाइन किया और उसके परिणाम स्वरूप भी अनेकों नई वैकेंसियां पैदा हुई, अनेकों और सरकारी नौकरियां देने का प्रावधान उपलब्ध हुआ। उदाहरण के तौर पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज एक बड़ा रोचक आंकड़ा है। पहले 9 वर्ष में 2004 से लेकर 2013 तक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर मात्र और मात्र 40 प्रमोशंस की गई थी, लेकिन आपके नेतृत्व में इसी पद पर प्रमोशंस की संख्या 107 यानी 167% वृद्धि। डायरेक्टर लेवल की प्रमोशनें देखिए तो 349 यूपीए के 9 सालों में, और आपके नेतृत्व में 9 वर्षों में 791 115% वृद्धि। नीचे के पद एएसओ को देखिए तो यूपीए के 9 वर्षों में 3119 प्रमोशंस और आपके नेतृत्व में 9 वर्षों में 4461 यानी 43% वृद्धि। ये सारी प्रमोशंस ने भी नई वैकेंसियां और नई नौकरियां लगाने की गुंजाइश पैदा की है। कहने का तात्पर्य यह प्रधानमंत्री जी कि जहां इस सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया, वहीं साथ ही साथ एक अनुकूलता का वातावरण भी देने का प्रयास किया है। वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट जिसमें हर सरकारी कर्मी अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी सेवाएं दे सके, ताकि 25 वर्ष के बाद अमृतकाल से निकल करके जब सन 2047 में आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो देश के बाकी नागरिकों की तरह हमारे सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी भी गर्व के साथ कह सके कि मोदी जी के शताब्दी भारत के निर्माण में, मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हमारी भी भूमिका रही, हमारा भी योगदान रहा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी जहां एक और युवाओं के लिए नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा और सुशासन की गौरव यात्रा के संदेश को भी लाई है। अमृतकाल की इस यात्रा को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, भारत दुनिया का सबसे युवा देश। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नित नई ऊंचाइयां छूते भारत की बढ़ती ताकत है यहां की आकांक्षी और ऊर्जावान युवा शक्ति। युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप, रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले 9-10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई हैं, जिसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला है। युवा शक्ति के सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन, गुड गवर्नेंस दोनों का ही प्रमाण है। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। अब तक 5 लाख से अधिक युवा कर्मयोगी रोजगार मेला के तहत सरकारी नौकरी पाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा है सुरक्षा। आगे बढ़ते भारत की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक बनाने के लिए समग्र और सतत कदम उठाए हैं। साथ ही विभिन्न स्तरों पर पदों को तेजी से भरने पर भी बल दिया गया है।
इसी कड़ी में आज रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये सभी युवा अमृत काल के भारत की मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे और अपनी ऊर्जा, उत्साह, सेवा और समर्पण से राष्ट्र निर्माण के संकल्पों को सिद्ध करेंगे। भारत की जहां आज सोच पॉजिटिव है और विकास के लिए अभूतपूर्व उत्साह, और जिसके युवा टैलेंट पर पूरी दुनिया की नजर है, वहां रोजगार मेला जैसे कदम युवा सपनों को सच करने और उनको नेशन फर्स्ट के विजन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बना है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस महाअभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी का तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार। आजादी के इस अमृत काल में देश की आजादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा, उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है।
इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। पिछले वर्ष भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सैकड़ों आदिवासी युवकों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें नियमों में छूट देकर सुरक्षा बल में भर्ती पाने का अवसर दिया गया ताकि विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहें। इसी तरह बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवाओं के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कोटा बढ़ाया गया है। सरकार के प्रयासों से अर्धसैनिक बलों को लगातार मजबूती मिल रही है। साथियों, देश का विकास सुनिश्चित करने में आपके दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा।
और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। साथियों, आज देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल ये दोनों इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवकों की जरूरत होगी, नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्व की भी काफी चर्चा होती है। भारत का फूड प्रोसेसिंग मार्केट पिछले साल करीब 26 लाख करोड़ रुपए का था। अब अगले 3-3.5 साल में ये सेक्टर करीब 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरूरत पड़ेगी, उतने नए रोजगार के मौके खुल जाएंगे। साथियों, भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। इससे देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार तो हो ही रहा है। इसने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाओं को जन्म दिया है और नई संभावनाओं का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनते जा रहे हैं। साथियों, 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है। इन सारे उदाहरणों से आप समझ कर सकते हैं कि भारत का विकास
सिर्फ नंबर की रेस नहीं है। इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं और इससे आय में बढ़ोतरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो रही है। हम परिवार में भी देखते हैं ना, अगर हम किसान हैं, अच्छी फसल हुई, ज्यादा फसल हुई, अच्छे दाम मिले तो घर के अंदर कैसे रौनक आ जाती है। कपड़े नए आते हैं, बाहर जाने का मन करता है, नई चीजें खरीदने का मन करता है। घर की अगर आय बढ़ी तो घर के लोगों के जीवन में भी बदलाव आता है। जैसे परिवार में है ना, देश में भी वैसा ही है। जैसे देश की आय बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है, देश में संपत्ति बढ़ती है, तो देश के नागरिकों का जीवन संपन्न बनना शुरू हो जाता है। साथियों, पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोडक्शन के लिए जो नए नौजवान लगे उसके कारण रोजगार भी बढ़ा है और स्वाभाविक है इसके कारण परिवार की आय भी बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। देश में मोबाइल फोन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कई गुना बढ़ा दिया है। अब देश मोबाइल से आगे बढ़कर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी फोकस कर रहा है। आईटी हार्डवेयर प्रोडक्शन के लिए क्षेत्र में हम वैसी ही सफलता दोहराने वाले हैं जैसी मोबाइल के क्षेत्र में हासिल की है। वो दिन दूर नहीं होगा जब मोबाइल की तरह ही भारत में बने एक से बढ़कर एक लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे। वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अनेक प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर दे रही है। इससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बन रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अर्थव्यवस्था के इस पूरे चक्र को संभालने की, इसे सुरक्षा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी, जब ये सुरक्षा कर्मी के रूप में आपका जीवन आरंभ हो रहा है, आपका कार्य आरंभ हो रहा है, तो कितनी जिम्मेवारी आपके सर पर है इसका आप भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। मेरे परिवारजनों, 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में
बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गांव-गांव में बैंक खाते खुले तो इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में, बैंक मित्र के रूप में लाखों युवाओं को अवसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सखी हो, इसके रूप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सखी के रूप में गांव-गांव में सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजिटल सखियां महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड़ रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभियान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहित उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ जो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रा योजना से अभी तक 24 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए जा चुके हैं। इसमें करीब 8 करोड़ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत करीब करीब 43 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं ना हमारे, पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण स्वीकृत हुआ है। मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थियों